डेथ कॉरिडोर के भीतर कुएलो की शक्ति हर पल बढ़ती जा रही थी। शुरुआत में वह केवल अपनी कच्ची ताकत और गति के सहारे लड़ रहा था। उसे किसी भी प्रकार की सीक्रेट टेक्निक या लॉ आधारित युद्ध कला नहीं आती थी। लेकिन उसका शारीरिक बल इतना भयानक था कि वह केवल अपनी शक्ति के दम पर ही स्पेस और टाइम को मोड़ देता था। उसका हर मुक्का चमकती हुई प्रकाश किरण जैसा बन जाता था, जिसकी केवल शॉक वेव ही पूरे सौरमंडल को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। लुओ फेंग तुरंत समझ गया कि कुएलो की असली ताकत किसी तकनीक में नहीं, बल्कि उसके शुद्ध शारीरिक बल में छिपी हुई है। कुएलो के आक्रमण लगातार और भी तेज होते गए। लुओ फेंग पूरी शक्ति से हर वार को रोकने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हर टक्कर के बाद उसका शरीर उड़कर कॉरिडोर की दीवारों से जा टकराता। एक बार तो कुएलो ने उसके सीने पर इतनी जोरदार लात मारी कि वह सीधे दीवार से जा चिपका। उसका पूरा शरीर कांप उठा। लुओ फेंक ने तुरंत अपने गोल्डन हॉर्न बीस्ट शरीर से दिव्य शक्ति स्थानांतरित करके अपने अर्थ बॉडी की मरम्मत शुरू कर दी। लेकिन कुछ ही क्षणों में उसकी 8% गॉडली बॉडी नष्ट हो चुकी थी। उसे साफ महसूस हुआ कि कुएलो की शक्ति अब लगभग छठे स्तर के यूनिवर्स मास्टर तक पहुंच चुकी है। यदि उसकी शक्ति इसी तरह बढ़ती रही तो जीवित बचना लगभग असंभव हो जाएगा। अपनी हालत देखकर लुओ फेंग ने बिना देर किए अपना सबसे बड़ा त्रुप का पत्ता निकाल लिया। शिवू विंग्स। चमचमाते सफेद पंख उसकी पीठ पर फैल गए। उनके सक्रिय होते ही चारों ओर गोल्डन कंट्री का विशाल डोमेन फैल गया। उस डोमेन की बाइंडिंग शक्ति ने कुएलो की गति को काफी हद तक धीमा कर दिया। लुओ फेंग के चेहरे पर पहली बार उम्मीद की हल्की झलक दिखाई दी। वह मन ही मन मुस्कुराया। काफी समय बाद मैं और शिवू विंग्स फिर से अपनी पूरी शक्ति के साथ साथ लड़ रहे हैं। अब युद्ध का पूरा माहौल बदल चुका था। गोल्डन कंट्री की सहायता से लुओ फेंग की सबसे शक्तिशाली तकनीक एक्सटर्मिनेशन गॉड की शक्ति बढ़कर लगभग 5वें स्तर के यूनिवर्स मास्टर के बराबर पहुंच गई। दोनों के बीच भीषण निकट युद्ध शुरू हो गया। कुएलो केवल अंधाधुंध मुक्के और लातें चला रहा था, जबकि लुओ फेंग अपनी गति और चपलता का उपयोग करके उसके आक्रमणों से बचता हुआ पलटवार कर रहा था। लेकिन यह बढ़त अधिक देर तक नहीं टिक सकी। धीरे धीरे कुएलो की शक्ति फिर बढ़ने लगी। गोल्डन कंट्री का दबाव उस पर कम होता गया और उसके हर वार की ताकत पहले से कई गुना अधिक हो गई। कुछ ही देर में परिस्थिति पूरी तरह बदल गई। अब लुओ फेंग केवल जीवित रहने की कोशिश कर रहा था। कुएलो के मुक्के और लातें इतनी भयानक हो चुकी थीं कि उसे अपने पूरे शरीर को शिवू विंग्स से ढककर रक्षा करनी पड़ रही थी। गोल्डन कंट्री का प्रभाव लगभग समाप्त हो चुका था। लुओ फेंग ने महसूस किया कि कुएलो की शक्ति अब यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर के स्तर तक पहुंच चुकी है। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके पास कोई सुप्रीम ट्रू ट्रेजर भी नहीं था। केवल उसका शुद्ध शारीरिक बल ही इतना भयावह था। लुओ फेंग बार बार सोच रहा था कि यदि वह स्टार टॉवर के भीतर छिपकर अपनी जान बचा ले तो उसी क्षण परीक्षा में असफल घोषित कर दिया जाएगा। इसलिए उसने दर्द सहने का निर्णय लिया और हर प्रहार को सहता रहा। जब उसे लगा कि अब वह अधिक देर तक जीवित नहीं रह पाएगा, तभी अचानक कुएलो ने हमला करना बंद कर दिया। वह शांत होकर वापस अपनी जगह बैठ गया और आंखें बंद कर लीं। उसी क्षण पूरे कॉरिडोर में दुआनडोंग रिवर की आवाज गूंज उठी। तुम यह चरण पार कर चुके हो, आगे बढ़ो। यह सुनकर लुओ फेंग ने गहरी सांस ली। उसे समझ आ गया कि यह परीक्षा उस राक्षस को हराने की नहीं थी। यह तो केवल उसकी लगातार बढ़ती हुई शक्ति के सामने जितनी देर तक जीवित रह सकते हो उतनी देर तक टिके रहने की परीक्षा थी। लुओ फेंग आगे बढ़ा और कुछ समय बाद एक विशाल द्वार तक पहुंच गया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, द्वार बंद हो गया और उसने सामने डियर बग मास्टर, शैडो डस्ट मास्टर और सॉर्सरर स्प्राइट मास्टर को जीवित खड़ा देखा। तीनों उसे देखकर स्पष्ट रूप से हैरान रह गए। शैडो डस्ट मास्टर ने तुरंत पूछा, क्या तुम सचमुच अकेले कुएलो से लड़कर जीवित बच गए? डियरबग मास्टर ने भी उसकी प्रशंसा की। तब लुओ फेंग ने आश्चर्य से पूछा, बाकी दो लोग कहाँ हैं? तभी उसे पता चला कि गोल्डन स्क्वायर मास्टर और लियू ज्यू मास्टर दोनों डेथ कॉरिडोर में मारे जा चुके हैं। यह सुनकर लुओ फेंग को सबसे बड़ा झटका लियू ज्यू मास्टर की मृत्यु का लगा। आखिर प्लांट लाइफ फॉर्म्स को मारना सामान्यतः अत्यंत कठिन माना जाता था। जब लुओ फेंग ने कहा कि कुएलो उसे इतना भी शक्तिशाली नहीं लगा, तो शैडो डस्ट मास्टर हंस पड़ा। उसने कहा, तुम्हारा कुएलो हमारे कुएलो से बिल्कुल अलग था। तब डियर बग मास्टर ने पूरी बात समझाई। उनके सामने भी कुएलो शुरुआत में कमजोर था, लेकिन उसकी शक्ति बहुत तेजी से बढ़कर यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर से भी ऊपर पहुंच गई थी। उसने केवल एक ही मुक्के में ल्यूज्यू मास्टर को तुरंत मार डाला था। गोल्डन स्क्वायर मास्टर भी टीम वर्क में हुई एक छोटी सी गलती के कारण मारा गया।
यदि परीक्षा उसी समय समाप्त न होती तो शायद शैडो डस्ट मास्टर और सॉर्सरर स्प्राइट मास्टर भी जीवित न बच पाते। यह सुनकर लो फेंग को समझ आ गया कि उसकी परीक्षा आसान नहीं थी, बल्कि उसे अलग ढंग से तैयार किया गया था। उसका कुएलो यूनिवर्स नाइट के स्तर से शुरू हुआ था, जबकि बाकी लोगों का कुएलो शुरुआत से ही यूनिवर्स मास्टर स्तर का था। इसका अर्थ स्पष्ट था, हर उम्मीदवार की परीक्षा उसकी अपनी शक्ति और क्षमता के अनुसार बदलती थी। उसी समय दुआनडोंग रिवर एक बार फिर उनके सामने प्रकट हुआ। अब केवल 4 उम्मीदवार बचे थे, लुओ फेंग, डियर बग मास्टर, शैडो डस्ट मास्टर और सॉर्सरर स्प्राइट मास्टर। लेकिन उसके अगले शब्द सुनकर चारों के रोंगटे खड़े हो गए। उसने शांत स्वर में कहा, यह तो डेथ कॉरिडोर का केवल एक छोटा सा भाग था। असली इनहेरिटेंस तक पहुंचने के लिए तुम्हें अभी पूरा कॉरिडोर पार करना बाकी है। चारों विशेषज्ञों के चेहरे गंभीर हो गए। अब उनके सामने केवल एक ही रास्ता था, आगे बढ़ते रहना। उसी समय लुओ फेंक ने अपनी चेतना वर्चुअल यूनिवर्स में भेजी और ह्यूज एक्स फाउंडर, प्राइमल क्योस सिटी लीडर तथा मानव जाति के अन्य यूनिवर्स मास्टर्स को अब तक बोट ऑफ माउसोलियम के भीतर जो कुछ भी हुआ था वह सब दिखा दिया। उसने दुआनडोंग रिवर की पहचान, प्राचीन सभ्यता की इनहेरिटेंस, सभी चयन परीक्षाएं और कुएल्लो के साथ अपनी पूरी लड़ाई साझा कर दी। बस उसने शिवो विंग्स की वास्तविक शक्ति वाला भाग छिपा लिया। सब लोग गहरी सोच में डूब गए। ह्यूज एक्स फाउंडर एंड प्राइमल कैओस सिटी लीडर ने एक ही बात कही, यह मानव जाति के लिए अब तक का सबसे बड़ा अवसर है। किसी भी कीमत पर इस इनहेरिटेंस को प्राप्त करने का प्रयास करो। उन्होंने यह भी समझाया कि यदि लुओ फेंग की मृत्यु भी हो जाए तो क्योंकि वह अभी केवल यूनिवर्स नाइट है, भविष्य में उसे पुनर्जीवित किया जा सकता है, इसलिए यह जोखिम उठाना उचित होगा। लुओ फेंग ने सहमति में सिर हिलाया और तुरंत अपनी चेतना वापस बोर्ड ऑफ माउसोलियम में लौटा दी। उधर स्केलेटन क्लैन द्वारा फैलाई गई खबर अब पर्पल मून होली लैंड, ईस्ट एम्परर होली लैंड और पूरे यूनिवर्स ओशन की लगभग सभी बड़ी शक्तियों तक पहुंच चुकी थी। सबको समझ आ गया था कि यूनिवर्स बोर्ड के भीतर एक ऐसी प्राचीन इनहेरिटेंस प्रकट हुई है जो पूरे यूनिवर्स ओशन की शक्ति का संतुलन बदल सकती है। अब केवल बोर्ड ऑफ माउसोलियम के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स ओशन में भी इस महान इनहेरिटेंस को लेकर भारी उथल-पुथल मचने वाली थी। दुआनडोंग रिवर की इनहेरिटेंस की खबर जैसे ही पूरे यूनिवर्स ओशन में फैली, उसका सबसे पहला असर दोनों होली लैंड यूनिवर्सेस पर दिखाई दिया। सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली ईस्ट एम्परर होली लैंड यूनिवर्स में हजारों वर्षों बाद एक अत्यंत दुर्लभ दृश्य देखने को मिला। वहां के मध्य में खड़ा विशाल एंसेस्टर ट्री अचानक 5 रंगों की दिव्य रोशनी से चमक उठा। यह ऐसा संकेत था जो केवल उसी समय दिखाई देता था जब स्वयं ईस्ट एम्परर एंसेस्टर प्रकट होने वाले होते थे। यह दृश्य देखते ही पूरी होली लैंड में हलचल मच गई। करोड़ों अनडाइंग फाइटर्स, यूनिवर्स नाइट्स, यूनिवर्स मास्टर्स और यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर्स तुरंत एंसेस्टर ट्री के नीचे एकत्र होने लगे। कई लोग खुशी से रो पड़े तो कई श्रद्धा से घुटनों के बल बैठ गए, क्योंकि असंख्य यूनिवर्स मास्टर्स ने भी अपने पूरे जीवन में कभी ईस्ट एम्परर एंसेस्टर के दर्शन नहीं किए थे। कुछ ही क्षणों बाद आकाश में गहरे हरे रंग की दिव्य रोशनी फैल गई। उस रोशनी के मध्य ईस्ट एम्परर एंसेस्टर का भव्य स्वरूप प्रकट हुआ। उनके शरीर से निकलने वाली जीवन शक्ति इतनी प्रबल थी कि उसकी किरणें पड़ते ही अनेक घायल विशेषज्ञों की गॉडली बॉडीज तुरंत पूरी तरह ठीक हो गईं। सभी विशेषज्ञ एक साथ झुककर उन्हें प्रणाम करने लगे। ईस्ट एम्परर ने बिना किसी औपचारिकता के सीधे प्रश्न किया, क्या यूनिवर्स बोर्ड के भीतर दुआनडोंग रिवर वू की इनहेरिटेंस वास्तव में प्रकट हुई है? जब सभी ने इसकी पुष्टि की, तब उन्होंने ऐसी बात कही जिसने वहां उपस्थित हर विशेषज्ञ को स्तब्ध कर दिया। उन्होंने कहा, दुआनडोंग रिवर वू की इनहेरिटेंस उस प्राचीन सभ्यता की सबसे उच्च स्तर की इनहेरिटेंस में से एक है। किसी भी कीमत पर इसे प्राप्त करना आवश्यक है। इसके तुरंत बाद ईस्ट एम्परर ने अपने सबसे प्राचीन और सबसे शक्तिशाली यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर नॉर्थ ट्रू स्टार मास्टर को आदेश दिया कि वह तुरंत एक विशाल दल लेकर यूनिवर्स बोर्ड के लिए रवाना हो। उस दल में 20 यूनिवर्स मास्टर्स, 200 यूनिवर्स नाइट्स और 2000 अनडाइंग फाइटर्स शामिल किए गए। फिर ईस्ट एम्परर ने स्वयं कहा, मुझे यह इनहेरिटेंस चाहिए। ये शब्द सुनते ही पूरी ईस्ट एम्परर होली लैंड में मानो जुनून की लहर दौड़ गई। जब स्वयं एंसेस्टर ने कहा कि उन्हें इस इनहेरिटेंस की आवश्यकता है, तब हर विशेषज्ञ अपनी जान देने के लिए भी तैयार हो गया। हजारों स्वयंसेवक आगे आ गए और एल्डर्स को तुरंत चयन प्रक्रिया शुरू करनी पड़ी। कुछ ही समय बाद
नॉर्थ ट्रू स्टार मास्टर अपनी पूरी टीम के साथ यूनिवर्स ओशन की ओर रवाना हो गया। उधर पर्पल मून होली लैंड यूनिवर्स में भी लगभग यही दृश्य देखने को मिला। वहां के रहस्यमयी पर्पल मून एंसेस्टर भी अत्यंत लंबे समय बाद प्रकट हुए। उन्होंने भी बिना किसी देरी के आदेश दिया कि किसी भी स्थिति में दुआन डोंग रिवर की इनहेरिटेंस पर्पल मून होली लैंड के हाथ लगनी चाहिए। उन्होंने सभी को याद दिलाया कि उनका विशेषज्ञ डियरबग मास्टर पहले से ही बोट ऑफ माउसोलियम के भीतर मौजूद है, इसलिए उनके पास सबसे बड़ा लाभ है। इसके बाद पर्पल मून होली लैंड ने भी 15 यूनिवर्स मास्टर्स, 150 यूनिवर्स नाइट्स और 1500 अनडाइंग फाइटर्स की एक शक्तिशाली टीम तैयार करके यूनिवर्स बोट की ओर भेज दी। सबसे अधिक बेचैनी डिवाइन आई क्लैन में थी। उनके 7 ट्रू मास्टर्स के अवतार तुरंत एक आपातकालीन बैठक में एकत्र हुए। सभी जानते थे कि उनकी रीइंकार्नेशन एरा अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है और संभवतः यही उनका आखिरी अवसर था। उन्होंने स्वीकार किया कि उन्हें पहले भी एक संपूर्ण इनहेरिटेंस मिल चुकी थी, लेकिन दुआन डोंग रिवर की इनहेरिटेंस उससे कई गुना अधिक शक्तिशाली और उच्च स्तर की प्रतीत हो रही थी। शैडो डस्ट मास्टर और सॉर्सरर स्प्राइट मास्टर से प्राप्त रिपोर्टों ने भी सभी को बता दिया था कि इस इनहेरिटेंस की परीक्षाएं कितनी भयानक और उन्नत हैं। केवल उन परीक्षाओं को देखकर ही अनुमान लगाया जा सकता था कि वास्तविक इनहेरिटेंस कितनी महान होगी। बैठक के दौरान 7th ट्रू मास्टर ने स्वयं वहां जाने की इच्छा व्यक्त की। उसका मानना था कि उसके पास पैलेस टाइप सुप्रीम ट्रू ट्रेजर है और वह स्वयं एक यूनिवर्स सुप्रीम मास्टर है, इसलिए उसे इतनी आसानी से कोई नहीं मार सकता। यह सुनकर सबसे शक्तिशाली फर्स्ट ट्रू मास्टर ने भी स्वयं जाने की इच्छा प्रकट कर दी। यह सुनते ही पूरी बैठक में गहरा सन्नाटा छा गया। सभी ने तुरंत उन्हें रोकने की कोशिश की। उनका कहना था कि यदि फर्स्ट ट्रू मास्टर को कुछ हो गया तो डिवाइन आई क्लैन का पूरा भविष्य संकट में पड़ जाएगा। लेकिन फर्स्ट ट्रू मास्टर ने गहरी सांस लेकर कहा, मैं न तो ईस्ट एम्परर एंसेस्टर से अधिक शक्तिशाली हूँ और न ही ह्यूज एक्स फाउंडर से। यदि मैं इतनी महान इनहेरिटेंस के लिए भी जोखिम नहीं उठाऊंगा तो डिवाइन आई क्लैन शायद कभी रीइंकार्नेशन को पार नहीं कर पाएगी। आखिरकार बहुत समझाने के बाद यह निर्णय लिया गया कि फर्स्ट ट्रू मास्टर स्वयं नहीं जाएगा। उसके स्थान पर 2nd ट्रू मास्टर और 7th ट्रू मास्टर एक विशेष दल के साथ यूनिवर्स बोट की ओर रवाना होंगे। उनके साथ 20 यूनिवर्स मास्टर्स और 100 यूनिवर्स नाइट्स भी भेजे गए। कुछ ही समय में यह समाचार पूरे 3 रीइंकार्नेशन एरास में आग की तरह फैल गया। पहली रीइंकार्नेशन एरा की सभी जातियां इस इनहेरिटेंस को अपनी बची हुई जिंदगी बचाने का अंतिम अवसर मान रही थीं। दूसरी रीइंकार्नेशन एरा और प्राइमल यूनिवर्स की शक्तियां भी इस महान खजाने को प्राप्त करना चाहती थीं। सभी का मानना था कि यदि इस बार यह अवसर हाथ से निकल गया तो शायद कई रीइंकार्नेशन एरास तक फिर कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अभी तक किसी को यह भी नहीं पता था कि दोनों होली लैंड एंसेस्टर्स स्वयं इस इनहेरिटेंस को प्राप्त करने का आदेश दे चुके हैं। यदि यूनिवर्स ओशन की अन्य शक्तियों को यह सच्चाई पता चल जाती तो पूरा यूनिवर्स ओशन और भी अधिक उन्माद में डूब जाता। अब बोट ऑफ माउसोलियम के भीतर केवल 4 उम्मीदवारों की जीवन मृत्यु की परीक्षा नहीं चल रही थी। उसके बाहर पूरा यूनिवर्स ओशन भी दुआन डोंग रिवर की इनहेरिटेंस को लेकर एक महान युद्ध की तैयारी में जुट चुका था। जब पूरे यूनिवर्स ओशन में दुआन डोंग रिवर की इनहेरिटेंस को लेकर अफरा तफरी मची हुई थी, तब बोट ऑफ माउसोलियम के भीतर सब कुछ बिल्कुल शांत था। लुओ फेंग, डियरबग मास्टर, शैडो डस्ट मास्टर और सॉर्सरर स्प्राइट मास्टर अत्यंत सावधानी से डेथ कॉरिडोर में आगे बढ़ रहे थे। सभी को अपनी अपनी जातियों से लगातार संदेश मिल रहे थे। डियरबग मास्टर से स्वयं पर्पल मून एंसेस्टर ने संपर्क किया था और उसे हर हाल में इनहेरिटेंस प्राप्त करने का आदेश दिया था। वहीं डिवाइन आई क्लैन के 7 ट्रू मास्टर्स ने भी शैडो डस्ट मास्टर और सॉर्सरर स्प्राइट मास्टर को अपनी पूरी शक्ति लगा देने का आदेश दिया। साथ ही उन्होंने बताया कि सहायता के लिए और भी विशेषज्ञ यूनिवर्स बोर्ड की ओर भेजे जा रहे हैं। लुओ फेंग के पास इतनी विशाल शक्ति नहीं थी। उसने मन ही मन सोचा, मानव जाति दूसरी जातियों की तरह संख्या में शक्तिशाली नहीं है, इसीलिए मुझे केवल अपनी शक्ति और अपनी प्रतिभा पर ही भरोसा करना होगा। चारों विशेषज्ञ साथ साथ चल रहे थे, लेकिन जब भी उनकी नजरें आपस में मिलती, उनमें केवल प्रतिस्पर्धा और दुश्मनी ही दिखाई देती। कुछ समय बाद डेथ कॉरिडोर धीरे धीरे और भी चौड़ा होने लगा। अंधेरा कम होने लगा और दोनों ओर एक के बाद एक विशाल स्टोन पिलर्स दिखाई देने लगे। हर पिलर के ऊपर एक विचित्र त्रिआयामी वर्चुअल शैडो हवा में तैर रही थी। किसी का आकार चौकोर था,
किसी का पिरामिड जैसा और किसी का बिल्कुल अलग। बाईं ओर कुल 123 पिलर थे, जबकि दाईं ओर 10,080 पिलर खड़े थे। लुओ फेंग और बाकी सभी धीरे धीरे उन शैडोज को ध्यान से देखते हुए आगे बढ़ने लगे। जल्द ही उन्होंने एक बेहद विचित्र बात पर ध्यान दिया। बाईं ओर की सभी शैडोज पूरी तरह संपूर्ण और परिपूर्ण थीं, मानो किसी ने हर छोटी बड़ी संरचना को बिल्कुल सही ढंग से जोड़ दिया हो। लेकिन दाईं ओर की सभी शैडोज अधूरी थीं, जैसे किसी विशाल भवन से कई ईंटें निकाल दी गई हों। सबसे पहले वाली 123 अधूरी संरचनाएं बाईं ओर मौजूद पूर्ण संरचनाओं से मिलती जुलती थीं। पूरा कॉरिडोर रंग बिरंगी रोशनियों से चमक रहा था और किसी स्वर्गीय स्थान से कम नहीं लग रहा था। जब चारों कॉरिडोर के अंत तक पहुंचे, तभी एक बार फिर दुआन डोंग रिवर उनके सामने प्रकट हो गया। शैडो डस्ट मास्टर और सॉर्सरर स्प्राइट मास्टर तुरंत झुककर उन्हें प्रणाम करने लगे। डियरबग मास्टर और लुओफेंग ने भी वही किया, लेकिन दुआनडोंग रिवर की नजर उन पर नहीं, बल्कि उन रहस्यमयी शैडोज पर टिकी हुई थी। उनकी आंखों में आंसू भर आए। धीरे से उन्होंने कहा, यह दृश्य मुझे मेरी होम सिविलाइजेशन की याद दिलाता है। फिर उन्होंने बताया कि यह सब एक अत्यंत प्रसिद्ध और महान खेल है, जिसका नाम है राइनोसेरस एम्पर गेम। दुआनडोंग रिवर ने समझाया कि इस खेल की रचना महान विशेषज्ञ राइनोसेरस एम्परर ने अपने पूरे जीवन की साधना से की थी। बाद में उसकी मृत्यु हो गई, लेकिन उसकी यह रचना पूरी प्राचीन सभ्यता में अमर हो गई। शुरुआत में लोग इसे केवल एक साधारण खेल समझकर खेलते थे, लेकिन धीरे धीरे सबको समझ में आया कि यह कोई सामान्य पहेली नहीं, बल्कि कॉम्प्रिहेंशन को प्रशिक्षित करने का सबसे शक्तिशाली माध्यम है। इस खेल को छोटे बच्चों से लेकर सबसे महान सर्वोच्च विशेषज्ञों तक हर कोई खेलता था। इसी के माध्यम से किसी भी व्यक्ति की समझ, बुद्धिमत्ता और साधना की क्षमता को आसानी से परखा जा सकता था। इसी कारण बड़ी बड़ी संस्थाएं और इनहेरिटेंस धारक अपने उत्तराधिकारियों का चयन इसी खेल से करते थे। इसके बाद दुआन डोंग रिवर ने खेल के नियम समझाए। उन्होंने बताया कि राइनोसेरस एम्परर गेम में कुल 10,081 मूल एंडगेम्स होते हैं। दाईं ओर उनमें से 10,080 अधूरी पहेलियां रखी गई हैं, जबकि बाईं ओर पहली 123 पहेलियों के पूर्ण समाधान प्रदर्शित किए गए हैं। उम्मीदवारों को सबसे पहले इन 123 हल की गई पहेलियों को ध्यान से समझना होगा और उनमें छिपे मूल सिद्धांतों को खोज निकालना होगा। जब वे खेल के वास्तविक नियम समझ जाएंगे, तभी वे दाईं ओर रखी अधूरी पहेलियों को हल करना शुरू करेंगे। हर समाधान को सामने स्थित क्रिस्टल पिलर में अपनी दिव्य शक्ति के माध्यम से प्रस्तुत करना होगा। यदि समाधान सही हुआ, तो क्रिस्टल पिलर प्रतिक्रिया देगा। यदि उत्तर गलत हुआ, तो कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलेगी। इसके बाद दुआन डोंग रिवर ने सबसे महत्वपूर्ण बात बताई। उन्होंने कहा कि इस चरण को पार करने के लिए सबसे पहले सभी को न्यूनतम आवश्यक संख्या तक पहेलियां हल करनी होंगी। यदि कोई इतना भी नहीं कर पाया, तो वह तुरंत चयन से बाहर हो जाएगा। हालांकि इस चरण में उसकी सोल पूरी तरह नष्ट नहीं होगी, केवल उसकी वर्तमान गॉडली बॉडी नष्ट होगी। यदि उसके पास कोई दूसरा शरीर होगा, तो वह जीवित रहेगा। लेकिन जैसे ही कोई उम्मीदवार वास्तविक इनहेरिटेंस के संपर्क में आएगा, उसके बाद सब कुछ बदल जाएगा। तब केवल एक ही उत्तराधिकारी जीवित बचेगा और बाकी सभी की सोल स्थायी रूप से नष्ट कर दी जाएगी। यह सुनकर चारों विशेषज्ञों के चेहरे गंभीर हो गए। दुआन डोंग रिवर ने आगे कहा, यदि कोई उम्मीदवार 6,000 पहेलियां हल कर लेता है, तो उसे दुआन डोंग रिवर लाइनिएज की एक संपूर्ण शाखा की इनहेरिटेंस प्राप्त हो सकती है। इतनी ऊंची समझ वाला व्यक्ति भविष्य में स्वयं दुआन डोंग रिवर से भी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त कर सकता है। लेकिन उन्होंने स्पष्ट कहा कि उन्हें बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि यहाँ उपस्थित चारों में से कोई भी अभी इतनी दूर तक पहुँच पाएगा। फिलहाल उनका लक्ष्य केवल न्यूनतम आवश्यकता पूरी करना होना चाहिए। हाँ, जो उम्मीदवार सबसे अधिक पहेलियां हल करेगा, उसे इनहेरिटेंस की दौड़ में सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। इतना कहकर दुआन डोंग रिवर अदृश्य हो गए और चारों विशेषज्ञ अपने अपने क्रिस्टल पिलर्स के सामने खड़े रह गए। डियरबग मास्टर ने तुरंत शैडो डस्ट मास्टर को डांटते हुए कहा, इस चुनौती को केवल एक खेल समझने की भूल मत करना। यदि केवल 6,000 पहेलियां हल करना ही किसी को दुआन डोंग रिवर से भी महान बना सकता है, तो इस खेल की गहराई का अंदाजा लगाया जा सकता है। यह सुनकर शैडो डस्ट मास्टर, सॉर्सरर स्प्राइट मास्टर और लुओफेंग तीनों के भीतर एक नई आग जल उठी। सभी के मन में केवल एक ही सपना था, रीइंकार्नेशन को पार करना और अपनी जाति को सदा के लिए अमर बना देना। लुओफेंग ने चुपचाप मन ही मन प्रार्थना की, एक दिन मानव जाति भी सदा के लिए अस्तित्व में बनी रहे। उसने तुरंत राइनोसेरस एम्परर गेम की पहली हल की गई पहेली का अध्ययन शुरू कर दिया।
सिर्फ एक नजर डालते ही उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे महसूस हुआ कि इस खेल और उसके वर्षों से किए जा रहे सीक्रेट इंग्रेविंग्स के शोध में अत्यंत गहरी समानता है। ब्लैक स्ट्राइप्ड स्टोन पिलर्स के पास उसका मोशा बॉडी अभी भी 3000 गुना तेज समय प्रवाह वाले वातावरण में लगातार सीक्रेट इंग्रेविंग्स और लॉज का अध्ययन कर रहा था। पिछले कई 100 वर्षों में उसकी समझ पहले से कई गुना बढ़ चुकी थी। इसी कारण उसे लगने लगा कि इस खेल में शायद उसके पास बाकी सभी से छिपा हुआ एक विशेष लाभ है। उसी समय बाहर भी सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए। पर्पल मून एंसेस्टर ने डियर बग मास्टर के दूसरे शरीर को तुरंत सर्कल ऑफ टाइम नामक स्थान पर भेज दिया, जहां 10,000 गुना तेज समय प्रवाह था। वहां बैठकर उसकी चेतना राइनोसेरस एम्परर गेम को कहीं अधिक तेजी से समझ सकती थी। डिवाइन आई क्लैन ने भी शैडो डस्ट मास्टर और सॉर्सरर स्प्राइट मास्टर के लिए अपने मिनिएचर यूनिवर्स में वैसा ही विशेष समय त्वरित क्षेत्र तैयार कर दिया। उधर मानव जाति में प्राइमल क्याओस सिटी लीडर तुरंत लुओ फेंक के नए रिमोट ओशन बॉडी को लेकर ह्यूज एक्स फाउंडर के मिनिएचर यूनिवर्स की ओर रवाना हो गए, क्योंकि वहां भी 10,000 गुना समय त्वरण बनाया जा सकता था। अब केवल बोर्ड ऑफ माउसोलियम के भीतर ही नहीं, बल्कि पूरे यूनिवर्स ओशन की सबसे शक्तिशाली जातियां भी अपने अपने उम्मीदवारों को हर संभव सहायता देकर विजयी बनाने की तैयारी में जुट चुकी थीं।